नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पिछली क्लास में भारत के तटीय मैदान के क्षेत्र में के बारे में जाना था, जिसमें उसका परिचय हमने देखा था कि किस हिसाब से तटीय मैदान का निर्माण होता है। आज जो हम मेन रूप से देखेंगे भारत के तटीय मैदानों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ये कौन कौन से दो नामों में है, जैसे कि एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों ठीक है, इसमें पहला जो रहेगा हमारा पश्चिम तटीय मैदान रहेगा और सेकंड जो रहेगा वो हमारा पूर्वी तटीय मैदान रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया आप उसको जाके देखिए, ठीक है, तभी आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। लेकिन देखो, आज मैं तटीय मैदान के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेन रूप से हम दोनों ही मैदान को आज कवर कर लेंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो इससे को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। बाकी इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा वो आप देख ही लेंगे पुराने वीडियो में, अगर आप देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा यहां पे बता दूं, क्या बताऊंगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो तटीय मैदान क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो आप मैप देख रहे होंगे, तो यहाँ गुजरात से लेके, ठीक है, गुजरात से लेके ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा हमारा, हम देख रहे पा रहे होंगे यहाँ पे गुजरात से लेके, ठीक, गुजरात के ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो मालाबार तट तक है, इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पश्चिम तटीय मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्षेत्रीय मैदान जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, हमने देखा था कि यहाँ से जितनी भी रिवर आ रही है, यहाँ पे नदी आ रही है, वो ये अपने साथ क्या लेके आ रही है, अवसाद लेके आ रही है, अवसाद लेके आ रही है, वो ये जमा कर रही है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, इसका जो निर्माण हुआ है, ये बीच में आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है। यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे ओशियन है ना, ओशियन का जो से भी अवसाद आता है। वेस्टर्न घाट से आने वाली जो नदियां हैं वो भी अपने साथ अवसाद लेके आती है। तो उससे ये जो पूरा रीजन आपको दिख रहा है, वहां पे ये क्या होता है, इसको हम मैदानी क्षेत्र बोलेंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि जो हमारा पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, उनमें दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, और उनका विस्तार कहां तक है, और कितने भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो पश्चिम, हम सीधे सीधे यहाँ पे टॉपिक पे आ चुके हैं कि हमने पहले देखो निर्माण में हम क्या, इसका विस्तार हमने देख लेते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो स्थिति है, स्थिति जो है कहाँ पे है, स्थिति अगर हम बात करें तो ये पूरा गुजरात से लेके तो वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक है। गुजरात से लेके तो पूरा वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण जो है दोस्तों वो कैसे हुआ है, अगर निर्माण की अगर मैं बात करूं, निर्माण की अगर मैं बात करूं तो अवसाद व निक्षेपण से हुआ है ना, निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और दूसरी चीज, ये जो इसका अगर मैं बताऊं कि ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर है, तो जो मैदानी क्षेत्र होता है, तटीय मैदानी क्षेत्र होते हैं, वो समुद्र व पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मध्य स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तटीय मैदान कहा जाता है। ये मैंने तटीय मैदान के बारे में बताया, ठीक है। क्या कहा जाता है, तटीय मैदान कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वाला जो एरिया है पूरा दोस्तों, ये वाला एरिया है, ये वाला आप एरिया देख पा रहे होंगे, है ना, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये वाला एरिया जो है ये पूरा तटीय मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कई पार्ट में इसको डिवाइड भी किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, कई पार्ट में इसको हिस्सों में डिवाइड भी किया है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि जो पश्चिम तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन जो है, प्लेन है, उसको हमने कितने भागों में बांटा हुआ है, पश्चिम तटीय मैदान को हमने बांटा हुआ है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक।
उसको हमने यहाँ पे, एक तो हमारा काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, ठीक, एक हो गया काठियावाड़ तट, एक काठियावाड़ तट हो गया जो कि गुजरात में मेन रूप से है, एक कोंकण तट हो गया, एक हमारा यहाँ पे कोंकण के बाद कन्नड़ तट हो गया, एक कोंकण तट, एक होता है कन्नड़ तट, और एक होता है हमारा मालाबार तट। तो ये 4 हिस्सों में इसको हमने बांटा है। और अगर वहीं हम देखें पूर्वी तटीय मैदान की, पूर्वी तटीय मैदान को अगर हम देखें, मेले में वर्गीकरण की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया इसका वर्गीकरण पश्चिम तटीय मैदान का। अब हम देख लेते हैं उसका वर्गीकरण क्या है। तो उत्कली तटीय, उत्कली तट, उत्कल तटीय, उसके बाद आंध्र तटीय, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इन दोनों को उत्तरी सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। उसके बाद नेक्स्ट जो कौन सा है वो हमारा कोरोमंडल तट। ठीक, तो ये वर्गीकरण हो गया, मतलब इन दोनों का क्या है, ये डिवीजन हो गया कि 2 हिस्सों में इनको बांटा गया है पश्चिम तटीय मैदान को। और जो ये इनके हिस्से हो गए कि इनको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। काठियावाड़ तट जो है मेन रूप से अगर देखा जाए, मेन रूप से ये हमारा स्थित है गुजरात में, और गुजरात से जो है हमारा गोवा तक, गुजरात से महाराष्ट्र तक जो है, गुजरात महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है। अगर मैं गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात में बात करूं, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो है ये महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और इसकी अगर कन्नड़ तट की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है गोवा, और गोवा वाले इलाके में महाराष्ट्र से लेके तो गोवा तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये मालाबार जब तट है, ये हमारा पूरा का पूरा कर्नाटक से लेके तो हमारा पूरा केरल में फैला हुआ है दोस्तों। कन्नड़ तट जो है गोवा कर्नाटक में भी फैला हुआ है, ये वाला जो इलाका है वो केरल में फैला हुआ है, ठीक है। और अगर हम बाद में बात करूं उत्कल तटीय मैदान की, तो ये पूरा जो रीजन है हमारा वेस्ट बंगाल से लेके तो हमारा ओडिशा तक, ये वाला पूरा हमारा ओडिशा से हमारा जो है आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, ओडिशा से आंध्र प्रदेश तक, और ये पूरा आंध्र प्रदेश से लेके तो हमारा पूरा तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये 3 रीजन में हमने इस तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ा हुआ है। काठियावाड़ तक पूरा गुजरात में है, ये गुजरात से लेके पूरा महाराष्ट्र तक है, और ये महाराष्ट्र से लेके पूरा कर्नाटक है, और ये कर्नाटक से लेके पूरा केरल तक ये फैला हुआ है, ठीक है। 3 हिस्सों में हमने इसका डिवीजन पढ़ लिया, ठीक। अब आगे हम क्या देखते हैं कि जो हम पहले, अगर हम किस टॉपिक की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अब हमारे पश्चिम तटीय मैदान की। सबसे पहले हम पश्चिम तटीय मैदान के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसके पीछे क्या कहानी है। सबसे पहले हम पश्चिम तटीय मैदान के बारे में जानेंगे, पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान। आप इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से पिछले कई एग्जाम जैसे हुए हैं, व्यापम की मान लो, एसएससी के मान लो, और यहाँ तक कि एमपीपीएससी के एग्जाम भी, वो भी यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इसका वर्गीकरण देखा, मेन रूप से हमने इसका वर्गीकरण देखा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्गीकरण हमने कितने हिस्से में देखा? 4 हिस्से में देखा। 4 हिस्से कौन से थे? काठियावाड़ तट जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा काठियावाड़ तट के बाद हमारा कोंकण तट। उसके बाद हमने देखा कन्नड़ तट, इसमें नहीं लिखा है, आपको दिख रहा होगा लेकिन, है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ से, ये कन्नड़ तट। उसके बाद हमने देखेंगे इसमें मालाबार तट, ठीक है। ये इसका वर्गीकरण हो गया। अब इसका जो दोस्तों निर्माण तो हमें पता ही है कि कैसे हुआ है, अवसाद के द्वारा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ मालाबार तट में कई सारी ऐसी झील है। मतलब मैं पहले तो ढाल की बात कर लेते हैं। अगर मैं ढाल की बात करूं तो ढाल इसका जो है वो तीव्र ढाल है दोस्तों। तीव्र ढाल होने की वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं,
डेल्टाई क्षेत्र नहीं होके क्या बनते हैं, यहाँ पे एस्चुरीज नदी बनाती है। यहाँ पे नदियाँ क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है दोस्तों। क्या बनाती है, यहाँ पे जो है निर्माण काय का होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। अब ये एस्चुरी और क्या बोलते हैं, एस्चुरी और डेल्टाई क्षेत्र में क्या फर्क होता है, जैसे कि एक नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, एक नदी यहाँ से अपने साथ कई सारे अवसाद या वो कंकड़ पत्थर जो भी है वो लेके आ रही है, तो वो एक एरिया ऐसा आता है कि अपनी जो धारा है वो अनेकों भागों में बांट लेती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है कब बन पाता है, जब उसका ढाल बहुत कम हो जाता है। देखा होगा ना आपने, अगर पानी आ रहा है नदी में पानी आ रहा है तो वो एक टाइम पे जाके उसका जो ढाल है वो बहुत कम हो जाता है। अगर ढाल ज्यादा रहे तो वहां पे सीधे वो पानी जाके कहीं पे गिर जाता है। जैसे कि यहाँ का ढाल कम है, नदी सीधे यहाँ के आएगी, ठीक है, सीधी नदी अगर यहाँ से आती है तो वो अपना ढाल कम होने की वजह से सीधे समुद्र में समा जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं कि जैसे कि गंगा नदी यहाँ आ रही है तो उसकी जो धारा है, मेन धारा, वो कई भागों में बट जाती है। बट जाने की वजह से वहां पे एक ऐसे तटीय मैदान का निर्माण होता है दोस्तों, जिस तरीके डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी कि एक जैसे कि यहाँ पे नदी है, नदी कई हिस्सों में बढ़ गई, कई धाराओं में बढ़ गई, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता, ये हम पूर्वी तट में पढ़ेंगे कि डेल्टाई क्षेत्र क्या होता है, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है कि पूर्वी तटीय मैदान में होता है, लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता क्या है, यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। जैसे कि नदी यहाँ पे आई, ठीक है, नदी यहाँ पे आई, अब नदी आने की बात क्या होती है, सीधे की सीधे कहाँ गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है दोस्तों। कहाँ पे गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है। तो उसको सीधे समुद्र में समा जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। सीधे समुद्र में चली गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी का निर्माण करती है। अब यहां से इसका कई फायदा यह है कि जो यहां पे तीव्र ढलान होने की वजह से अच्छे क्या है, यहाँ पे अच्छे कटे पिटे तट होने के साथ साथ यहाँ पे अच्छे बंदरगाह है, बंदरगाह का निर्माण अच्छा। जैसे कि आपने नौरा सोहा का बंदरगाह सुना होगा, महात्मा गांधी बंदरगाह सुना होगा, है ना, गुजरात का जो कि फेमस बंदरगाह उसका नाम सुना होगा। ये यहाँ पे अच्छे बंदरगाहों के निर्माण होते हैं दोस्तों, ठीक है, इस वाले जो रीजन में। और उसके साथ साथ ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे ही ज्यादा थोड़ा इसकी जो एरिया है वो ज्यादा वॉस्ट है, मतलब यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई ज्यादा है। मतलब गुजरात में अगर देखा जाए तो गुजरात में इसकी चौड़ाई कितनी है, गुजरात में यहाँ पे लिख देते हैं, गुजरात में इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन इधर आते आते 6-7 किलोमीटर, मतलब ये वाला जो रीजन है इसमें दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कम चौड़ा है। मतलब गुजरात की तरफ ये कम ज्यादा चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है। मतलब इधर चौड़ाई जो है, चौड़ाई क्या है, इधर कम है, और इधर चौड़ाई क्या है, इधर चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा है और यहाँ पे चौड़ाई कम है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है मेन। और यहाँ पे देखो कई तरह की झीलें पाई जाती है, ठीक है, इस पश्चिमी तटीय मैदान में कई तरह की आपको झील देखने को मिलेगी। जैसे कि मालाबार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वेमनाड झील है ना, अराईमुंडी झील, ये झील जो होती हैं, यहाँ पे झील 2 तरह की झीलें मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पे जो झीलें हैं वो 2 टाइप की मिलेंगी। कौन कौन से सर आपके, सर झीलें जो होंगी वो 2 टाइप की होगी। एक तो कयाल झील होंगी, कयाल झील, और एक होंगी लैंगून झील। जो कयाल झील है वो नदियों के द्वारा इनका निर्माण होता है, ये बहुत ही नया है, ठीक है, कि नदियों के द्वारा और ये समुद्र के द्वारा बनती है दोस्तों। अब ये नदियों और समुद्र के द्वारा कैसे बनती है, जैसे कि मैं अगर आपको बात करूं यहाँ पे, है ना, ये वाला जो रीजन है, इसी को आप समझ लो कि यहाँ से नदियां आई, ठीक है, नदियां अपने साथ क्या होती है, पानी भारी मात्रा में लाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि नदी अपने साथ पानी लेके आई है, लेकिन इधर से भी समुद्र का पानी भी बहुत उफान मार रहा है, ठीक है, इसको दबा रहा है, तो ये चोक हो जाती है, नदियां क्या हो जाती है, चोक हो जाती है। तो नदियां चोक, आपने देखा होगा ना कि कई बार क्या होती है, कोई चीज अगर सिंक, अब थोड़ा सा नालियां अगर चोक हो जाती तो पानी भरा सा रह जाता है, थमा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी भर जाता है, मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी आई है, वो भी अपने साथ, मतलब कि स्वाभाविक सी बात है कि नदी होती तो नदी का पूरा तंत्र होता है, तो उसकी जो आने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी अपने साथ लेके आती है। तो पूरा का पूरा इधर से भी पानी आ रहा है, इसमें दबाव आ रहा है, तो यहाँ पे एक जगह पानी थम सा जाता है, तो उनको हम कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल बोला जाता है। लेकिन लेगुन कैसे बनते हैं कि मान लो कि ये वाला समुद्र एरिया है,
ठीक है। ये वाला जो है एरिया समुद्र का है ना, ये वाला जो एरिया समुद्र का है, लेकिन समुद्र का एरिया क्या हो जाता है कि यहां से घट के थोड़ा सा समुद्र एरिया बाहर चले जाता है। ठीक है, इधर पानी हट गया और आसपास इसके अर्थ हो जाती है, तो उसको हम लेगून बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब झीलें यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो झील है, अगर हम अनायमुडी और केरल में झीलों की बात करें तो ये लंबी झीलें हैं यहाँ पे। ठीक है, लंबी झीलें हैं। वैसे झील ऐसी होती है ना, आपने देखा होगा कि झीलें एकदम पूरी उनका जो एरिया है वैसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर झीलें हैं। यहाँ पे जो झीलें हैं अधिकतर आपको लंबी झीलें मिलेंगी, जो कि हमारा जो रीजन है हम मैप में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ये आपको पश्चिमी तटीय के मैदान के बारे में बात की है। ठीक है, तो इसका हम पीपीटी में देख लेते हैं, किस हिसाब से इसकी पीपीटी है उसमें हम इसको देख लेते हैं, जान लेते हैं किस हिसाब से देखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला जो एरिया है हमारा, इसमें मैप में आप देख लो। सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि क्या चीज दे रखी है, क्या कहानी है इसके पीछे। देखो सबसे पहले दमन और दीव से जो इलाका है, दमन दीव और दादर नागर हवेली। ठीक है, दमन दीव और दादर नागर हवेली, ये वाला जो रीजन है यहां से। ठीक, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, ठीक है, देखो दादर नागर हवेली, दमन दीव से लेके आया ये वाला रीजन, यहाँ से ये आपको मुंबई थाना, ये पूरा कोंकण तट महाराष्ट्र में आता है, कन्नड़ तट ये जो कर्नाटक में आता है, मालाबार तट है जो कि केरला में आता है। यहाँ पे जो जैसे कि ये वाला जो तट का पूरा निर्माण है, ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा हम मानते हैं इसको पूरा कोंकण तट को मानते हैं। इधर वाला जो एरिया पूरा कर्नाटक तट है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे आपको नाम दिख रहे होंगे। ठीक, ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, इसको हम कन्नड़ तट या फिर हमारा पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र हम इसको समझते हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सब चीजें क्लियर है। चलो आगे हम देख लेते हैं इसका पीपीटी में क्या है, जो हमने पढ़ा है वही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पश्चिम तटीय मैदान है ये पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में आर्द्र और सरकरा है। ठीक है, ये हमने अगर कुछ चीजें यहाँ पे नहीं देखी है तो हम यहाँ देख लेते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में क्या है, थोड़ा तुलना में आर्द्र है। मतलब आर्द्र किस तरीके से है, आर्द्र को क्या कहेंगे, मतलब कि ये थोड़ा यहाँ पे ज्यादा वो है, क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा है, सकरा है ना, सकरा है ये थोड़ा। और इसका सबसे मतलब अगर जैसे कि ये अगर है तो ये वाला जो एरिया है वो सकरा है, लेकिन ये थोड़ा वाइड है, मतलब चौड़ा है। ठीक, इस हिसाब से बोला है। इसका पश्चिमी भाग रण कच्छ कहलाता है, कच्छ का रण कहलाता है, मतलब इसका जो पश्चिमी भाग है ये कच्छ का रण कहलाता है, जो उत्तरी गुजरात के जो है 21,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। कितना बड़ा एरिया है ना। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आर्द्र और सकरा है, और दूसरी चीज है कि इसके पश्चिमी भाग में कच्छ का रण पाया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें, आगे चलें। चलो दूसरी चीज है, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कोंकण तट। दमन से गोवा तक का तटीय मैदान जो है, दमन से जो गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट यानी कि 500 किलोमीटर लंबा है, जो कि कोंकण तट कहलाता है, जो सामान्यतः सपाट तथा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। कैसी चट्टानों से बना हुआ है, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है दोस्तों। क्योंकि हमने प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र के बारे में देखा था कि वो किस तरह की चट्टाने हैं, यहाँ पे ज्यादा कठोर चट्टाने हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है प्राचीनतम भारत के टाइम पे ही हो चुका था। इसलिए जो चट्टाने हैं दोस्तों, यहाँ पे किस तरह की चट्टाने पाई जाती है, वो बेसाल्ट चट्टाने पाई जाती है। ठीक है, आगे चलिए कुछ ज्यादा इसमें हमने सब कुछ देख लिया है वैसे भी। अब कर्नाटक तट की बात करें तो अब यहां से आपको मेन चीज देखना है कि कौन सा तट ज्यादा लंबा चौड़ा है। गोवा से किन्नौर तक, ठीक है, गोवा से कहां तक, किन्नौर तक 525 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ। इस पट्टी में गोवा के निकट एगुडा तथा एगुआ, ये गलत नाम लिखा हुआ है, मरमरा गांव जो कि गोवा में है, अंतरोपों के मध्य कई महत्वपूर्ण ज्वारनमुख मतलब एस्चुरी इसको बोलते हैं, एस्चुरी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इन्हीं एस्चुरी की वजह से ही यहाँ पे अच्छे बंदरगाह पाए जाते हैं दोस्तों। कैसे बंदरगाह पाए जाते हैं, अच्छे बंदरगाह पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह के नाम भी हम देखेंगे कौन कौन से बंदरगाह हैं। मालाबार तट जो कि केरल में है, किन्नौर से लेके ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा पीपीटी में ये चीजें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, किन्नौर से लेके तो कन्याकुमारी तक का जो तट है 500 किलोमीटर लंबा है, मालाबार तट तक विस्तृत है। इस भाग में लेगुन तथा
पश्च नल कयाल, जिसको पश्च नल क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि अगर ये पूरा का पूरा क्या है, पानी पीछे हट गया, यानी कि अगर पानी नदी यहां से भी आ रही, बैक वाटर जिसको हम बोलते हैं बैक वाटर, है ना, पश्च जल को हम बैक वाटर बोलते हैं। पश्च जल क्या होता है, जिनको कयाल भी बोला जाता है, कि जैसे कि यहां से नदियां आई हैं, नदी की एक बहुत सारी सहायक नदियां भी होती है, तो नदियां अपने साथ पानी लेके आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इतना फोर्स हो जाता है कि समुद्र भी अपने तरफ से पानी के लिए फोर्स करता है, तो पानी क्या होता है कि अपने साथ कुछ पानी छोड़ दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, वो थमासा रह जाता है, वहीं पे स्थिर हो जाता है, उसको हम कयाल या पश्च नल बोलते हैं। तो अनायमुडी जो है, अनायमुडी एवं वेम्बनाड आदि इसी के उदाहरण माने जाते हैं दोस्तों। किसके माने जाते हैं? इसी के उदाहरण हम मानते हैं। यहाँ पर स्थिति यहाँ पर जो स्थित है प्राकृतिक बंदरगाह कांडला, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू, जिसको नवा सोवा भी बोलते हैं, मुंबई, मरमागांव, है ना, मंगलूर और कोच्चि शामिल है। मतलब इतने सारे यहाँ पे ज्यादातर जो अच्छे बंदरगाह वो आपको मालाबार तट में ही देखने को मिलेंगे, जो कि केरल में स्थित है। क्लियर है दोस्तों आपको ये सब चीजें? ठीक है, पीपीटी फॉर्म में दिया हुआ है। अब पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो मैं वहीं से आपको सीधे सीधे मैप पे लेके चलता हूँ वापस से, क्योंकि वहां चलना बहुत जरूरी है। मैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है काय में अगर देखा जाए तो इसमें हाँ देखो, सबसे पहले क्या है यहां पे, अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे यहां पे, तो जो ये मैदान होते हैं पूर्वी तटीय मैदान जो होते हैं दोस्तों, पूर्वी जो तटीय मैदान होते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की अगर मैं बात करूं, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक। पूर्वी तटीय मैदान, पहली चीज तो ये कि वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। बंगाल की खाड़ी कहां पे स्थित है? अगर मैं बोलूं आपसे कि पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, ये क्लियर है। और उसके साथ साथ इसका विस्तार कहां कहां तक है? अगर मैं विस्तार की बात करूं तो विस्तार इसका दोस्तों सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल से लेके तो कन्याकुमारी तक है, या फिर तमिलनाडु तक बोल सकते हैं आप, कन्याकुमारी भी बोल दो, तमिलनाडु बोल देते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। ये अधिक चौड़ा है, कैसा है? अधिक चौड़ाई वाला है। यहां पे जो है कृत्रिम बंदरगाह अधिक है, कृत्रिम बंदरगाह है ना। और दूसरी चीज ये अधिक चौड़ा है, अधिक चौड़ा वाला हो ही गया है। और इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? उपभाग कौन कौन से हैं? उपभाग बोल देते हैं अपन। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्कल तट, उत्कल तट, उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्कल तट के बाद आंध्र तट, आंध्र तट, उसके बाद हम देखें उत्कल तट आंध्र तट के बाद कोरोमंडल तट। ठीक है, ये तट इसमें स्थित है दोस्तों। ठीक, इतना क्लियर है। चलो, उसके बाद ये अधिक चौड़ा हो गया और कहां कहां तक फैला हुआ, ये सारी चीजें होगी कौन कौन से स्टेट में, तो वेस्ट बंगाल से लेके तो हमारा तमिलनाडु तक स्थित है। अगर हम इसके पीपीटी में देखते हैं कि वो क्या चीज है और इसका निर्माण भी देख लो, है ना, निर्माण भी देख लेते कि निर्माण कैसे हुआ है, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। निर्माण भी इसका अवसाद व निक्षेपण से हुआ है ना। ठीक है, ये आप क्वेश्चन जब लिखेंगे ना तटीय मैदान के बारे में, अगर आपको 5 नंबर में एमपीपीएससी में लिखने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से मैप बना सकते हैं और इतनी सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर आप ये इस तरीके से यहाँ पे मैप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों मैदान है इसी को उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, ये भी आप लिख लो, उत्तरी सरकार इसको बोलते हैं। आपने जनगण मन सुना होगा ना, उससे बोलते हैं ना ये वाला उत्कल तट वाला जो वर्ड आता है, क्योंकि जनगण मन जो बोला गया है वो भारत के उसमें पूरी भौतिक अवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है। मतलब उसमें हिमालय से लेके तो पूरा साउथ तक का, ईस्ट तक का, सबके उसमें चीजें समाहित है दोस्तों। कितना अच्छा हमारा जनगण मन है कि उसमें सारी चीजें उसमें समाहित है। एक 52 सेकेंड का जो हमारा राष्ट्रगान है उसमें सारी की सारी चीजें समाहित है। कितनी बड़ी बात है, आप 52 सेकंड में कितनी सारी चीजें बोल सकते हैं, आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि आप 52 सेकंड में इतनी सारी चीजें जो कि भारत का एक वर्णन कर रही है ना। तो मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि उत्कल नाम आया, तो आपने कभी कभी जब जनगण मन पढ़ते हैं हम, तो वो वही वाले उत्कल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसका हम पीपीटी फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या है। पीपीटी फॉर्म देखना हमारा बड़ा जरूरी है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पीपीटी में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पूरा रीजन जो है, यहाँ पे ये हमारा पूरा रीजन जो है वो पूर्वी तटीय मैदानी का क्षेत्र का है। पूर्वी तटीय मैदान यहाँ से चांदीपुर से लेके पाम्पीरा पॉइंट, फॉल्स पॉइंट है ना, ये उड़ीसा का पॉइंट, पूरा द्वीप है ना, ये उत्कल तट, ठीक, उत्तरी सरकार तट, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, ये पूरा जो रीजन है, यहाँ पे जितनी भी नदियां आपको दिख रही है, नदियां ही, इनके द्वारा ही मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे कई सारे जो द्वीप है और उसके साथ साथ कहीं पे यहाँ पे झील है, पुलिकट झील आपको दिख रही होगी, है ना। ये सारी की सारी जो भारत का सबसे लंबा बीच जो है, चेन्नई बीच, मरीना बीच आपने सुना होगा नाम, ठीक है। पाक जल संधि है, काचतम है, प्रावाल द्वीप है, यहाँ पे केप कैमोरिन, कन्याकुमारी तक, तूतीकोरिन, ये सारे के सारे जो है ये इसी के पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से कोई ऑप्शन दे दिया, पूछ ले कि ये कौन सा तटीय मैदान का भाग है ना, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलें, चलिए आप देख लेना इसको पीपीटी में। हाँ, उत्तर के उत्कल मैदान है ना, उत्तर के उत्कल मैदान 400 किलोमीटर में महानदी डेल्टा तथा चिल्का झील मौजूद है। इसी मैदान में चिल्का है ना, चिल्का और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर दो बड़ी लेगून झील हैं, ठीक है। क्या है, कैसी झील है ये? लेगून झील है दोस्तों। कैसी झील है? लेगून झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी की झील है। यह भी ध्यान रखना है कि कौन से तटीय मैदानी क्षेत्र में है, तो पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में, और भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है ये। किस तरह की झील है? लेगून झील है, जिसका निर्माण समुद्र के द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे चलें, और इसमें क्या बोला गया है, एक जो चिल्का झील है दोस्तों, जो कि उड़ीसा में है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है, तो पुलिकट झील है वो दोस्तों, ठीक है। चलो आगे है कि पूर्वी तटीय मैदान वर्तमान में 3 लघु इकाइयों में विभक्त किया गया है। पहला जो है इसका उत्कल मैदान, आंध्र मैदान, तमिलनाडु का मैदान, ठीक है। तमिलनाडु के मैदान को ही कोरोमंडल का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल का मैदान, ठीक। चलिए उत्कल मैदान के बारे में अगर बात करें तो यह ओडिशा तट के सहारे 400 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। यह महानदी डेल्टा के क्षेत्र में इसकी चौड़ाई जो है महानदी की इसकी 100 किलोमीटर तक है, मतलब ये काफी चौड़ा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आंध्र मैदान की बात करें तो इसका विस्तार बहरमपुर से पुलिकट झील का, मतलब वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक है। इसका निर्माण जो है कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा भाग में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। डेल्टा मैंने आपको बताया था कि एक नदी आई है, उसके साथ उसकी भी सहायक नदियां होती है, वो आती है और विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ एक डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो तमिलनाडु का मैदान है, तमिलनाडु का मैदान, इसमें क्या है दोस्तों, तमिलनाडु का मैदान यह पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है दोस्तों। कहां तक? देखो, वो चिल्का झील से पूरा का पूरा कहां तक फैला था? पुलिकट तक था। अब ये पुलिकट से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। 675 किलोमीटर लंबा है, सबसे लंबा। औसतन 100 किलोमीटर चौड़ाई है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित है और भारत औसत समुद्र में चेन्नई तट से मापा जाता है। मतलब भारत का जो औसत समुद्र है, आप देखते हैं ना कि आपने कोई भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहीं जाते होंगे ना, तो रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है और समुद्र सतह से औसत ऊंचाई, समुद्र सतह
समुद्र सतह से औसत ऊंचाई, आप रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, तो वो कहां से मापा जाता है? औसत ऊंचाई जो है वो चेन्नई के तट से मापी जाती है दोस्तों। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से मापी जाती है? चेन्नई के तट से मापी जाती है, समुद्र सतह से जो औसत ऊंचाई ली जाती है ना वो। तो आज हमारा जो वीडियो था टोटल पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मैदान के बारे में था। हम अगर देखेंगे इसका तो एक डिफरेंसेस से मतलब इसका अंतर देख लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछते हैं कि पश्चिम तट और पूर्वी तट मैदान में क्या अंतर होता है। तो हम थोड़ा सा, अगर इसका छोटा सा पार्ट बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और क्लियर भी हुई होगी काफी चीजें यहाँ से। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।